हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटॉन्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखेंगे कि ये लोग क्या कहता है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं रेखीय संवेग और कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण। तो रेखीय आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं इसको। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो स्टेटमेंट ये है इसका कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स in the absence of any external force the linear the linear momentum the linear momentum of the particle is conserved ठीक है। कहने का मतलब है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो किसी पार्टिकल पे, किसी सिस्टम पे, तो लीनियर मोमेंटम जो रहता है उस पार्टिकल का वो कंजर्व रहेगा, यानी संरक्षित रहता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग है वो कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम जो रहेगा किसी पार्टिकल का वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है। अब हम इसका थोड़ा प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है और कैसे हम इसको बात को प्रूफ करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम सपोज करेंगे ऑफ टू पार्टिकल्स। लेट ए बी अ पार्टिकल ऑफ मास m1। हमने सपोज करा कि एक पार्टिकल है हमारे पास a जिसका मास m1 है और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u1 है। एक अनदर पार्टिकल है हमारे पास b जिसका मास m2 है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है। यानी कुछ समय के बाद ये आपस में टकराते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। उनकी स्पीड में जो चेंज आया, पहली बॉडी यानी ए की वेलोसिटी में जो चेंज आया वो हमने सपोज किया v1 है, और बी की वेलोसिटी में जो चेंज आया वो हमने सपोज किया कि ये v2 है। ठीक है। तो ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा हमारे पास दो पार्टिकल्स का, जिसके अंदर ये दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हुए और फिर वापस अलग अलग हो गए। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये इनका कोलिजन नहीं हुआ था तब मोमेंटम क्या था। तो जो पहले बॉडी है उसका मोमेंटम क्या था जब कोलिजन नहीं हुआ था। तो लेट्स से इट इज़ p1 इज इक्वल टू m1u1, है ना। ये तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो टक्कर से पहले इनकी जो वेलोसिटी थी वो u1 थी और मास m1। तो टक्कर से पहले ए बॉडी का जो मोमेंटम है वो p1 m1u1 है। दूसरी बॉडी का जो रहेगा p2, ये कितना रहेगा m2u2। ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया टक्कर से पहले, बिफोर द कोलिजन। तो टोटल जो मोमेंटम होगा, टोटल इसको नाम देते हैं इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम, इसको हम डिनोट कर देते हैं लेट्स PI, है ना, इनिशियल मोमेंटम। तो कितना है m1u1 प्लस m2u2। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको सपोज कर लेते हैं। फिर इसी तरह हम आफ्टर द कोलिजन पे इसी तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आफ्टर द कोलिजन इसका मोमेंटम क्या हो गया पहली बॉडी का, लेट्स से p1 डैश इज इक्वल टू m1 v1। दूसरी बॉडी का मोमेंटम क्या हुआ p2 डैश इज इक्वल टू m2 v2, है ना।
तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कितना होगा, यानी टक्कर के बाद कितना मोमेंटम हुआ इनका, तो टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा पी एफ से। ये किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 मोमेंटम। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का, है ना। तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो नेट मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी जो टक्कर के बाद जो मोमेंटम हुआ और उसमें से माइनस कर देंगे टक्कर से पहले जो मोमेंटम था, तो हमारे पास आ जाएगा कि नेट मोमेंटम कितना है उसका अब। ठीक है, इसको हमने सपोज किया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी एफ अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। आप देखते हैं ये टर्म क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है। हमने न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल मोमेंटम है वो हमें क्या देगा, फाइनल फोर्स कितनी लग रही थी उसके ऊपर, और जबकि जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमको इनिशियल फोर्स देगा कि पहले कितनी फोर्स लग रही थी। तो इन वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे एंड इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ फाइनल, यानी फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। ठीक है, तो अब हम क्या सपोज करते हैं, हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या कहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसको हम एक काम करते हैं, ये क्या हो रहा है, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, यानी ये बन गई नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि अगर एब्सेंस हो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो डेल्टा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0। और जब डेल्टा एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो डेल्टा पी अपॉन टी विल बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। डेल्टा टी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंस 0 है। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू हम निकाल के रख देंगे अब यहाँ पे। इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं, और देखो हमने ऊपर डेल्टा पी किसको सपोज किया था, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम इसकी वैल्यू रख देंगे फ्रॉम 3 डेल्टा पी एफ माइनस डेल्टा पी आई। तो इसके अंदर आ जाएगा डेल्टा पी एफ, चलो पहले माइनस ही लिख लेते हैं इधर, है ना। तो डेल्टा पी एफ माइनस डेल्टा पी आई इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आई इज इक्वल टू डेल्टा पी एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, यानी कि टक्कर से पहले जो मोमेंटम था टोटल, उतना ही मोमेंटम टक्कर के बाद भी रहेगा। कब, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंस, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो जितना मोमेंटम टक्कर से पहले होता है उतना ही मोमेंटम टक्कर के बाद होता है। ठीक है, इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो डेल्टा पी आई और डेल्टा पी एफ की वैल्यू देखो हमने कहाँ पे क्या सपोज की थी, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2।
इस वैल्यू को पुट कर देंगे डेल्टा पी आई और डेल्टा पी एफ की जगह पर, ठीक है। और हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आता है। डेल्टा पी आई इक्वल टू आया हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। डेल्टा पी आई इक्वल टू क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। और डेल्टा पी एफ इक्वल टू क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। और यही तो इक्वेशन है हमारे पास, है ना, इसको तो यूज़ करेंगे हम आगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आई है यहाँ पे निकल के। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि बिफोर द कोलिजन, और ये क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम यानी कि आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो इससे हमें यही हमारा क्या है, यही तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ, कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा, ठीक है। बिफोर द कोलिजन जितना था उतना ही आफ्टर द कोलिजन भी मोमेंटम रहेगा। और इसी तरह हमने प्रूफ कर दिया, और ये क्या हो चुका है यहाँ पे, प्रूव्ड, ठीक है। हैंस, ठीक है, पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक हमारा साथ रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।